हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भी आपका इतिहास से, ठीक है, भूगोल से या फिर राजनीतिक शास्त्र से आपका क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा चीज़ को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो टोटल अभी जो है 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, जो भी आप सबको ऑब्जेक्टिव है, और 2-4 हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहले क्या है, फेडरिक सार्यू कौन था, ठीक है, जर्मनी चांसलर, फ्रांसीसी चित्रकार, या रूसी दार्शनिक, या पुर्तगाल नाविक, ठीक है। तो इसका जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, फ्रांसीसी चित्रकार था, ठीक है, जो फेडरिक सरयू था, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, पूना पैक्ट कब हुआ, ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ? मार्च 1930, फरवरी 1931, सितंबर 1932, या अप्रैल 1933, ठीक है। तो इसका जो है आपका सही आंसर बताना है, ठीक है, आपका कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जो है यहाँ पर सी नंबर जो है सही है, ठीक है, सितंबर 1932, ठीक है, आपका यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे है, सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? एशिया अफ्रीका, एशिया अमेरिका, एशिया ऑस्ट्रिया, एशिया और यूरोप, ठीक है। तो इसमें से जो है ना आपका डी नंबर सही हो जाएगा, एशिया और यूरोप, ठीक है। एशिया और यूरोप को जो है ना सिल्क मार्ग जो है दो द्वीपों से जोड़ने का काम करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जब यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, ठीक है, तो कब? उसका समय क्या था, ठीक है, 1928, 1930, 1932 या 1934, ठीक है। तो इसका जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, 1932, ठीक है। 1932 में जो है ना यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी, ठीक है, 1932 में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कोरोल कुर्पिस्की कौन था, ठीक है, इटली राष्ट्रवाद, रूसी राष्ट्रवाद, या फ्रांसीसी राष्ट्रवाद, या पोलिश राष्ट्रवाद, ठीक है। तो इसका पांचवा का जो है आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, पोलिश राष्ट्रवाद जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है 6 नंबर प्रश्न, गांधी दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जो है ना भारत कब लौटे थे? तो छठा का यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1915, 1916, 1918 या 1919, ठीक है। तो जब जो है ना यहाँ पे भारत में जो पहला जो विश्व युद्ध होने वाला था, ठीक है, 1914 से 1918, ठीक है, 1914 से 1918, ठीक है, 1918 तक जो है ना पहला विश्व युद्ध होने वाला था। तो उसी समय लौटे थे 1915 में, ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, बलतू वृक्ष को खालिस्तान प्रतीक माना जाता है, ठीक है, बलतू वृक्ष को खालिस्तान प्रतीक माना जाता है, किसका प्रतीक? एकता का या वीरता का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका वीरता, ठीक है, वीरता आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर है, पशुओं में फैलने वाला बीमारी, ठीक है, पशुओं में फैलने वाला बीमारी एक तरह का कौन सा बीमारी है? क्रीडर पोस्ट या रीडर पोस्ट, ठीक है, क्रीडर पोस्ट या रीडर पोस्ट। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा रीडर पोस्ट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न, ठीक है, 9 और 10 नंबर जो है आपको अपने से कर लेना है। ये आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 अंक का प्रश्न है, ठीक है। और ये सब जो है आपका इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। ये वाला आप लोग को एक बार देख लेना होगा। प्रथम विश्व युद्ध के भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास किस प्रकार योगदान किया, ठीक है, और ये ब्रेटन वुड्स, ठीक है, ये आपको देख लेना है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं देखना है। आगे हम बता दे रहे हैं और यहाँ पर हिंद महासागर के स्थानों को यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ देखिए बताया गया 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर, लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? लौह अयस्क जो है वो नवीकरणीय योग्य है, जैव है, प्रवाह है, या अनवीकरणीय योग्य है? तो इसमें से आपका जो है ना 14 नंबर प्रश्न का जो है आपका आंसर नवीकरणीय योग्य जो है लौह अयस्क पदार्थ है, ठीक है, न अनवीकरणीय। अगला प्रश्न जो है, भारतीय वन्य जीवन रक्षक, ठीक है, अधिनियम कब लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका जो है आपको पहला ऑप्शन है 1972, 1973, 1974 या 1975। तो इसका जो है 1972 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के 2 प्रमुख खाद्य फसल का नाम बताना है, ठीक है, चावल गेहूँ, चावल बाजरा, गेहूँ मक्का, या मक्का और चना, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का जो है 1 नंबर सही हो जाएगा, चावल और गेहूँ हम लोग ज़्यादातर खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है। अगला जो है, कोष्टक में सही शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। खाली स्थान ऊर्जा का स्रोत है, कोयला या भूतापीय, तो इसका हो जाएगा कोयला, ठीक है। ये जो है आपका कंप्लीट होता है। बाकी ये सब आपका जो है ना 2 अंक और 4 अंक का प्रश्न है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है।
तो यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? जर्मन से, डच से, ब्रिटिश से और पुर्तगाल से। ठीक है, अल्पसंख्यक, अल्प मतलब होता है बहुत कम संख्या में। ठीक है, फ्रेंच भाषी लोग, ठीक है, तुलनात्मक रूप से मतलब कि कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो किससे ज़्यादा समृद्ध थे और ताकतवर थे? ठीक है, तो इसका जो है आपका 24 का 1 नंबर सही हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मन से वो जो है ना ज़्यादा ताकतवर थे। अब क्या है, पोखरण किस राज्य में पड़ता है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या उड़ीसा? ठीक है, तो यहाँ पे 25 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, पोखरण जो है राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गठन कब हुआ? तो यहाँ पे है 1857, 1949, 1951 या 1800। तो इसका आपको सही आंसर बताने है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 1885। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन सा है? ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर, साहू महाराज या ज्योति फुले या काशीराम? ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर आप लोग को बताना है 27 का। ठीक है, तो 27 का आपका डी नंबर जो है कांसीराम जो है ना, वो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। ठीक है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिए लिहाजा इनमें से कौन सी एक चीज़ें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अनुरूप नहीं है? ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों की शासन या फिर कानून की समक्ष समानता? ठीक है, तो इसका जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, ये अनुरूप नहीं है, यानी कि जिसका संख्या ज़्यादा रहेगा वो लोग जो है ना शासन नहीं कर सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिया गया है, तो यहाँ पे है नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को क्या कहते हैं? ठीक है, जो नगर निगम के जो प्रधान जो पदाधिकारी है उसको क्या बोलते हैं? पार्षद कहते हैं या महापौर कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। ठीक है, कई खाली स्थान को मिलाकर के ग्राम पंचायत सीमित गठित होता है, ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ग्राम पंचायतों। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। चलते हैं आगे की ओर प्रश्नों में। तो यहाँ पर जो है आगे का यहाँ पे बताया गया है कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? क्षैतिज विवरण या ऊर्ध्वाधर विवरण? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज विवरण। ठीक है, आपको यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्षैतिज विवरण कहते हैं, सत्ता के विभिन्न अंगों के सत्ता के बीच में बंटवारा करते हैं, उसको हम लोग क्षैतिज विवरण कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम खाली स्थान पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। तो 1/3 ना, 1/3 जो है पद वो महिलाओं के लिए खाली रहता है। ठीक है, आगे यहाँ पे सत्ता की विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सत्ता की विकेंद्रीकरण जो है वो 2 नंबर का प्रश्न है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI इसको मान लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, सत्ता की साझेदारी का व्युत्क्रम तर्क अभिप्राय। तो ये आप पढ़ भी सकते हैं, वो देख लेंगे। अगर आपका एग्जाम में अगर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न क्यों, हम लोग आगे चलते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को समान विचार की व्यवस्था पर क्या क्या चुनौतियां स्पष्ट है? ठीक है, तो इसको भी आपको कर लेना है। और आगे यहाँ पे देखिए, राजनीतिक दल के कामकाज को बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक मजबूत बनाने के लिए सुझाव कुछ दीजिए। ठीक है, और भारतीय में संघात्मक और एकात्मक रूप से क्या मुख्य अंतर है? ठीक है, इसके 2 अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, और यहाँ देखिए अब यहाँ पे आ गया है अर्थशास्त्र का क्वेश्चन। ठीक है, अर्थशास्त्र के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग को समझेंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया, इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक हम लोग जानते हैं कि 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ पे तृतीयक क्षेत्रक से कौन सा चीज़ें संबंधित है? ठीक है, तो पहले हम लोग अगर कृषि को देखें तो ये क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, जो डेयरी है वो भी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बैंक सेवाएँ जो है ना, ये आपका तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है। ठीक है, यानी कि आपका 37 का सी नंबर सही हो जाएगा। उसका अगर हम 38 का देखें तो यहाँ पे क्या बताया गया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे 38 का जो है आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, जेनेवा में जो है ना विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखें तो ऋण का औपचारिक स्रोतों को में शामिल किया गया है बैंक, ठीक है, नियोजकर्ता या सरकारी समिति या इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, तो 39 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, नियोजकता। ठीक है, क्या इसका सही हो जाएगा, नियोजकता जो है ना इसको शामिल किया गया है, ऋण के औपचारिक स्रोत के शामिल किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारत में बैंकों का कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में आपके पास अपने पास रखते हैं। ठीक है, 10%, 12%, 15% या 20%। ठीक है, तो इसका जो है 40 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 15% जो है ना वो ये नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। ठीक है, आगे जो है फोर्ड मोटर नामक कंपनी भारत में कब आई। ठीक है, फोर्ड मोटर ये मोटर नामक जो कंपनियां हैं वो भारत में कब आई थी उसके बारे में आपको बताना है। 1992, 1994, 1993 या 1995। ठीक है, ये सब जो भी प्रश्न है वो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो कल आपका आने वाला है, ठीक है, 7 फरवरी को, तो वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप लोग जो है ना इसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसका जो है आपका 41 का जो है डी नंबर सही हो जाएगा। 1995 में जो है ना फोर्ड कंपनियां भारत में आई थी। ठीक है, आगे देखेंगे डिजाइन या चित्र तैयार करने के लिए काम किससे की जाती है। पेजर से, कंप्यूटर से, ई बैंकिंग से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी के समय में जो है ना कंप्यूटर से हम लोग कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कोष्टक जो है खाली दे दिया गया है, तो आपका फिल द ब्लैंक्स तो नहीं आएगा, लेकिन इस प्रकार से जो है क्वेश्चन अगर दे देता है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया दी जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, वैश्वीकरण या राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो इसका जो है ना वैश्वीकरण जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अगर आपका ये ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है खाली स्थान क्षेत्रक। ठीक है, खाली स्थान क्षेत्रक में श्रमिक, ठीक है, श्रमिक वस्तुओं और आदान प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र या फिर कृषि। ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक। ठीक है, यानी कि आपका पहला आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए खाली स्थान प्रदान करती है, ऋण या धन। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है आपका धन हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अतिरिक्त निवेश के लिए धन का प्रदान करती है। आगे यहाँ पे बताया गया कृषि में एक सहायक क्षेत्र किसे कहा जाता है। ठीक है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी किससे कहते हैं। तो यहाँ पे कृषि में एक सहायक क्षेत्र उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है यहाँ पर आपका क्या है, VBI है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी, उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे विकास की ऋण भूमिका की क्या विश्लेषण करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। श्रम के लचीलापन कानून की किस प्रकार मदद करता है, यहाँ पर ये सारा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और हम लोग जो है ना प्रच्छन्न बेरोजगारी को क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जहाँ पर लोग स्पष्ट रूप से काम कर रहे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका उत्पादकता में शून्य या बहुत कम होता है। ठीक है, और उन्हें हटा देने पर कोई भी उत्पादन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अगर ये जो है हम लोग को अगर देखें तो ये कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे 10 लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, उसमें से अगर 2 लोग को हटा भी देते हैं तो काम उतना ही होगा या फसल उत्पादन उतना ही होगा। ठीक है, जैसे अगर हमारा पहले 400 क्विंटल होता था, ठीक है, उत्पादन उतना ही 400 क्विंटल ही होगा। ठीक है, चाहे 2 आदमी हट जाए, ठीक है, चाहिए 2 आदमी लगे रहे। ठीक है, उसमें उत्पादन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी अगर आप लोग को फिर से पूछेगा तो आप इसको बता दीजिएगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जहाँ पर लोग स्पष्ट रूप से काम करते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि वहाँ पे काम में लगे हुए रहेंगे, लेकिन उनका उत्पादकता में शून्य होता है, यानी कि वो उसका कोई भी उत्पादन में प्रभाव नहीं पड़ता है, और उन्हें हटा देने पर उत्पादन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे एक और है, विकास में ऋण की क्या भूमिका है, विश्लेषण करें। ठीक है, विकास में आर्थिक महत्व की भूमिका निभाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे बताया गया है, यह व्यक्तियों की व्यवसायों के निवेश करते और उत्पादन बढ़ाने में आय की अर्जित करने में मदद करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है अपना व्यवसाय यानी कि बिजनेस अगर फैलाना चाहता है तो उसमें ऋण लेकर के वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है और उत्पादन भी बढ़ा सकता है। ठीक है, अपने फसल लगाना है तो वो लेकर के कर सकता है। ठीक है, अर्जित में मदद होता है। और आगे यहाँ पे देखें,
तो यह नए प्रौद्योगिकियों की स्थापना और मौजूद उद्योगों का विस्तार को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री बढ़ाना है तो दूसरे से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऋण यानी कि उधार लेकर के हम लोग अपना फैक्ट्री को बढ़ावा दे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक और क्या चीज़ें बताया गया है कि यह लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की निवेश कर सक्षम बनाता है, जिससे जीवन स्तर पर सुधार होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और इस प्रकार से और भी हम लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है अगले वीडियो में आएगा और हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से और भी अगर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को दबा कर शेयर करें, क्योंकि कल के जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोग को धुआं करना है। ठीक है, और अलग अलग प्रश्न को हम लोग अलग अलग कम समय में, ठीक है, 5 अंक वाला और 2 अंक वाला अलग अलग समय में हम लोग कर लेंगे, और भी हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।